आइए रूबरू आते हैं एक बड़ी अहम खबर से। हम आपको बता दें, आज भी जनपद मुजफ्फरनगर की एक अदालत द्वारा एक बड़ी सजा सुनाई गई है। धारा 304 आईपीसी के तहत 3 आरोपियों को 10-10 साल की सजा और 40-40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 रीमा मल्होत्रा द्वारा ये सजा सुनाई गई है। और यहाँ पर आरोप लगाया गया था कि घर में घुसकर 3 लोगों ने रुपए न देने की एवज में लाठी डंडों से मारपीट की थी। इस घटना को वहाँ पर कुछ लोगों ने देखा था और जैसे ही घायल को अस्पताल ले जाया गया तो रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि मौत हो गई थी। मामला चला, पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करी। चार्जशीट दाखिल करने के बाद हम आपको बताएंगे कि ये एसपी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 जो रीमा मल्होत्रा है उनके यहाँ पर पहुंची। विचारण शुरू हुआ, गवाह पेश हुए और यहाँ पर गवाह ने अपनी दलीलें दी। इसके साथ साथ बचाव पक्ष ने एक बहुत बड़ा मामला उठाया। उन्होंने कहा कि लाठी डंडों से क्या मौत संभव थी, क्योंकि यह हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि लाठी डंडे बरामद नहीं हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभियोजन ने अपने दलीलें दी और उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट भी दाखिल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और उनकी रोशनी में क्या है, आइए आपको वो भी बता देते हैं। लेकिन दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 रीमा मल्होत्रा ने आज सुना दी है सजा। 10-10 साल की सजा सुनाई है रोशन, शेखर और पप्पू को। हम आपको बता दें कि 304 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। 304 आईपीसी यानी कि हत्या की श्रेणी में ने आने वाले मानववध की बात करते हैं हम, कि ऐसा कोई हत्या जो हत्या की श्रेणी में तो नहीं आती है लेकिन फिर भी मानववध हो जाता है। इसकी बात करें तो हत्या की श्रेणी में न आने वाले मानववध हेतु यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा जिससे मृत्यु कारित की गई है, ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु की संभावना हो, कारित करने के आशय से मृत्यु होती है, तब ये धारा लगेगी या ये इस श्रेणी में आएगा। और मामला था लाठी डंडों से मारपीट कर मृत्यु होना। 3 आरोपी बनाए गए, लेकिन तीनों आरोपियों को दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस सेक्शन के अंतर्गत उसे 304 आईपीसी का दोषी माना और इसमें रोशन पुत्र जयपाल, शेखर पुत्र जयपाल, पप्पू पुत्र बेगराज को आज 10-10 वर्ष की सज़ा के साथ साथ 40-40 हजार रुपये के दंड से दंडित किया है। आइए बताते हैं क्या है घटना, कब की है ये घटना। रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया गया था, रिपोर्ट तहरीर में कहा गया था कि उसके पिता मांगाराम पुत्र हरज्ञान के घर में घुसकर जो रोशन, शेखर और पप्पू हैं, इन्होंने लाठी डंडों से उनके साथ मारपीट की। रुपए न देने की वजह से लाठी डंडों से मृतक के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। बताया गया है कि इस दौरान उसके चाचा रामनिवास, पत्नी परवेश और अन्य गांव के लोग आ गए थे, जो कि शामली अस्पताल में घायल अवस्था में लेकर गए थे मृतक मांगाराम को, लेकिन उसको वहाँ पर मृत घोषित कर दिया गया। अब ऐसे में सवाल ये था कि लाठी डंडों से हुई इस चोट से क्या मृत्यु होना संभव था। मामला धारा 304 आईपीसी के तहत दर्ज हुआ। इसके बाद चार्जशीट दाखिल हुई। चार्जशीट के बाद सुपुर्द एसटी हुई है अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 रीमा मल्होत्रा के यहाँ, और एडीजे रीमा मल्होत्रा ने दोनों पक्षों की बहस को सुना, गवाह देखें और गवाह के साथ साथ उन्होंने डॉक्टरी मुआयना का भी अवलोकन किया। लेकिन मामला क्या होता है 304 का, आइए हम आपको बताते हैं। इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वीरेंद्र प्रसाद AIR 2004 SC 1517 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया
कि दो परिस्थितियों में आपराधिक मानववध हत्या का रूप धारण कर लेता है। नंबर 1, जहां मृत्यु कारित करने वाला कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया जाए। नंबर 2, वह कार्य ऐसा हो जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। यानी कि दो स्थिति में ये मृत्यु हत्या का रूप धारण कर लेती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्था में आपराधिक मानववध जिन परिस्थितियों में हत्या का रूप धारण करती है उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। अब माननीय न्यायालय की इस विधि व्यवस्था के प्रकाश में ये उल्लेखनीय है कि जो मौजूदा प्रकरण न्यायालय के सामने आया है उसमें अभियुक्त गण द्वारा उल्लेखित दोनों अवयवों की पूर्ति की गई है। अतः ये स्पष्ट होता है कि अभियुक्त गण ने मृत्यु कारित करने वाला कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया तथा उस कार्य की प्रकृति सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त थी। यानी कि पहले से पता था कि उसके इस लाठी या डंडा मारने से अमुक व्यक्ति की हत्या भी हो सकती है, उसकी मौत भी हो सकती है, और ऐसा इस केस के अंदर पाया गया। तब माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तथा साथ साथ डॉक्टरी मुआयना भी देखा। डॉक्टरी मुआयने में सर के ऊपर चोट लगी थी, हालांकि लाठी डंडों की चोट थी। इसके साथ साथ बचाव पक्ष ने ये भी दलीलें दी कि लाठी डंडा जो प्रयुक्त हुआ है वो पुलिस ने बरामद नहीं किया है, या इसके अलावा कि ये चोट मृत्यु तक नहीं हो सकती है, लेकिन उसको नकार दिया गया है। अभियोजन ने अपनी दलीलें पेश की और सबूत पेश किए, और सबूत पेश के बाद दोनों की बहस सुनने के बाद माननीय अदालत ने एडीजे 14 रीमा मल्होत्रा ने तीनों आरोपियों को 10-10 साल की सज़ा और 40-40 हज़ार रुपये का जुर्माना लगा दिया है। माननीय अदालत ने अपने आदेश के अंदर यह भी लिखा है कि गवाह PW1 द्वारा अभियुक्त गण द्वारा मृतक के साथ लाठी डंडों से मारपीट करके प्राण घातक चोट कारित की गई, और यह भी बताया गया चिकित्सक PW5 का भी अवलोकन किया गया जिसने मृतक के शरीरों पर आई मृत्यु पूर्व चोटों से घटना में प्रयुक्त उपरोक्त लाठी डंडों द्वारा चोटें कारित करने की पुष्टि की है। अभियोजन द्वारा सभी शंकाओं को दूर कर अभियुक्त गण के विरुद्ध साक्ष्य की एक ऐसी कड़ी उत्पन्न की गई जिसने एक पुष्टिकारक साक्ष्य का काम किया है। यह एक प्रमाणित हुआ कि मृतक मांगाराम के सिर पर व शरीर पर अन्य चोटें भी कारित की गई थी जो कि निश्चित रूप से प्राण घातक थी। ऐसी परिस्थितियों में विवेचक द्वारा यदि विवेचना में अनियमितताएं कारित भी कर दी जाए तो इसका लाभ अभियुक्त गण को प्रदान करना विधि सम्मत नहीं होगा, ऐसा साफ आदेश में लिखा गया है। और अभियुक्त गण के विरुद्ध उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य अभियुक्त गण की घटना में संलिप्तता और उनके कृत्यों के संबंध में ठोस साक्ष्य जिनमें किसी भी विसंगति का उपलब्ध होना नहीं पाया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में घटना में प्रयुक्त हथियारों का बरामद न होना अभियोजन कथानक को शिथिल नहीं बनाता है और न ही उसमें संदेह उत्पन्न करता है। ये बड़ा आदेश के अंदर हाईलाइट किया है माननीय न्यायाधीश ने। और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मकबूल बनाम आंध्र प्रदेश राज्य AIR 2011 SC 184 एवं पंजाब राज्य बनाम हुकम सिंह 2005 7 SCC 408 में भी उपरोक्त आशय के विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। उपरोक्त मत और उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क बलहीन हो जाते हैं और उसको बलहीन माना। न्यायालय ने जो बचाव पक्ष के अधिवक्ता थे उनकी दलीलों को नकारा गया और साबित नहीं हो पाए। इसके बाद अभियोजन की जो दलीलें थी उसमें दम नज़र आया, क्योंकि माननीय न्यायालयों के जो निर्णय थे वो भी यहाँ पर आए गए और धारा 304 के तहत अब ये सज़ा सुना दी गई है। मेरा मकसद ख़ास तौर से अपने लॉयर्स, विधि छात्र तथा कानूनी जानकारी रखने वाले
उन अपने पाठकों, अपने दर्शकों को भी बताना था कि धारा 304 क्या होती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि 302 लगाई जाती है हत्या के मामले में, लेकिन 304 धारा तब लगाई जाती है कि वे हत्या की श्रेणी में तो नहीं होती है, लेकिन मानव वध होता है। यानी कि एक ऐसी संभावना बन जाती है, ऐसा आशय होता है कि अमुक कार्य से किसी की मृत्यु संभव है। तो धारा 304 के तहत ये सज़ा सुनाई है आज जनपद मुजफ्फरनगर की अदालत द्वारा। बने रहिएगा और दूसरी बड़ी खबर के लिए मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।